सो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है। यहाँ पे शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का अलग अलग बुक्स में भी है, लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11th एंड 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप दोनों के लिए पढ़िए, लेकिन मैं फोकस करूँगा नीट जो कि अपर लेवल पे आता है उसके हिसाब से पढ़ा देंगे आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको मार्क करा देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो फूड हमारा है, फूड वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वो तो बहुत ज़रूरी है ना, बिना खाए रह सकते हो नहीं ना, तो वो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसको ज़रा अच्छे से मार्क कर दें। ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे क्या हो गए, मेजर कंपोनेंट। ये हो गए हमारे मेजर कंपोनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर कंपोनेंट याद होने चाहिए। उसके बाद अब याद करेंगे माइनर कंपोनेंट्स, जो विटामिन्स हो गए एंड हमारे मिनरल्स हो गए। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे होते हैं माइनर कंपोनेंट, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। बस ऐसे याद रखना है, स्मॉल क्वांटिटी मतलब माइनर, स्मॉल क्वांटिटी मतलब, अरे यार छोटा करना पड़ेगा इसको, स्मॉल क्वांटिटी मतलब आपका माइनर। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी मतलब माइनर। ठीक है, और ये आपका मेजर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं देख लीजिए, यहीं आप देखिए। मेजर कंपोनेंट हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, और आपके माइनर कंपोनेंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए। दोनों याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अभी हो जाने चाहिए। ठीक है, बात के लिए नहीं छोड़ना। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फूड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है आपका एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। किस लिए, ग्रोथ कराने के लिए एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है, क्या क्या कराने के लिए, ग्रोथ कराएगा, ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू कराएगा। कौन, फूड। ऑब्वियसली बात है, फूड हम खा रहे हैं, फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे। एनर्जी मिलेगी, उसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे, जो कि हमारा कराएंगे ग्रोथ में हेल्प और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, जो कि टीयर हो गए, टूट गए, फट गए, उनको हेल्प करेगा रिपेयरिंग कराने में। अब आते हैं पानी पे। पानी पे आओ बच्चा जी। वाटर वी टेक इन, वाटर पे बात करेंगे। वाटर, ठीक है, फूड की बात हो गई, अब वाटर देखेंगे। वाटर वी टेक इन, जो हम वाटर अंदर लेते हैं, पीते हैं। ठीक है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। दोनों को मार्क रखना, किसको, मेटाबॉलिक प्रोसेस वाटर फर्स्ट वन, एंड दूसरा डिहाइड्रेशन। तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर जो हम पी रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल करा रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको आने लगे निन्नी, मान लो आ रही है, अभी अभी आ रही है। ठीक है, आपके पास रखी है एक बॉटल, उसमें रखा है वाटर। ठीक है, वाटर आप लोग पी, क्या कर लो, पी। उसकी वजह से, और हाँ, उसकी वजह से क्या होगा, और एक चीज़ याद रखनी, वाटर जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन जो उसका होता है वो थोड़ा हाई होता है, मतलब जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जल्दी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो भैया ये जो आ रही थी इसको ये ख़त्म कर देगा, मतलब निन्नी नहीं आएगी। ठीक है, आप एक्टिव हो जाएंगे। सो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, अभी के अभी चेक कर लीजिए पी के, अगर नींद आ रही है। ठीक है, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं, यही काम कर देगा। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, आप घनिष्ठ धूप से आए हैं, आपका डिहाइड्रेशन दूर कर देगा, आप पानी पी लीजिए। जैसे आपका जब टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, तो येलो कलर में अगर होने लगता है, उसका मतलब है आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये मेनली बोल सकते हैं टॉयलेट आपका कॉन्सेंट्रेटेड है अगर येलो है। सो आप वाटर का जो इनटेक है वो बढ़ा दीजिए,
एंड ये आपका वाइट हो जाएगा। वाइट नहीं बोल सकते हैं एग्जैक्टली, ये गलत हो जाएगा, ये बोल सकते हैं कि वाटर कलर में आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप में हो जाएगा, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन हो गया ख़त्म, डिहाइड्रेशन हो गया ख़त्म, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा मार्क बढ़ा लेते हैं। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाई आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। ध्यान से देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स cannot be utilized by our body in their original form। ऑब्वियस सी बात है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे उस आगे लिखा हुआ है उसके बारे में, लेकिन देख ही लेते हैं। मान लो ये है इतना बड़ा फूड का पार्ट, तो हम उसको एक साथ तो खा नहीं जाते हैं, ठीक है। ये है मेरा ओइसोफेगस, वैसे आप जज करने लगेंगे, यहाँ बना देते हैं सही से। ये मान लो हमारा है ओइसोफेगस, छोटा करना है, ये ओइसोफेगस हो गया, ठीक है। और नीचे का पार्ट मान लो इतना ही बड़ा है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया इसमें, इंटेस्टाइन भी है और स्टमक भी है, सब कुछ है, ठीक है। सो अब इतना बड़ा पार्ट तो जाएगा नहीं, ठीक, तो इसको ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। अब क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, जैसे एब्जॉर्प्शन कराना है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इस पे एंजाइम्स जो होंगे, एंजाइम्स का एक्शन क्या होगा, एक्शन भी जल्दी होगा, मतलब हाई, अच्छा होगा, हाई बोल सकते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि इतना बड़े पार्ट्स में आपको दिक्कत ज़्यादा होगी, और छोटे छोटे पार्टिकल्स ये जो हैं इनमें कहाँ दिक्कत होगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने बस तोड़ दिया है। ये थोड़ा इरेज कर दें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा कुछ नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ये हो गए, ठीक है। अरे सॉरी, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ लिखी होगी, दे हैव टू बी broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion, तो डाइजेशन क्या होता है, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा। ये कन्वर्जन हुआ कैसे, ये कन्वर्जन आपका कराएगा कौन, ये कन्वर्जन आपका कराएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, कन्वर्जन वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इस कन्वर्जन वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे, ओके, डाइजेशन बोलेंगे। वही चीज़ लिखिए, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इज कैरीड आउट बाई डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये कैसे कैरीड आउट होता है, बाई डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बता दिया बाई। अब ये देखो बाई कैसे, मैकेनिकल, अभी बताते हैं, मैकेनिकल एंड बायो केमिकल मेथड। तो ये दो मेथड आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। दो, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो दो प्रोसेसेस होती हैं, फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए थोड़ी बहुत गलती से तो उसको करेक्ट कर लेना यार, सब कुछ तो लिखा है। मैकेनिकल हो गई एंड बायोकेमिकल। अब बायोकेमिकल में आपके जूसेस आ गए, बायोकेमिकल में क्या आ जाएंगे, जूसेस, एंजाइम्स वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल में जैसे टीथ मैस्टिकेशन करेंगे, हमारे टीथ वीथ ये जो आ जाएंगे, ये मैस्टिकेशन करेंगे, ये हमारा आ जाएगा किसमें, मैकेनिकल मेथड्स में। वो भी हमारा जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये दो मेथड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। एक तो मैकेनिकल मेथड हो गया, एक बायोकेमिकल मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन द फिगर 16.1। डोंट हैव टू मार्क, यहाँ पे हम देख लेंगे 16.1 फिगर को। पहले हम ये देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या लिखा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या क्या आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में,
आता है एलिमेंट्री कैनाल एंड आ जाता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अरे यार, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। अब आपको एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। ये देखें आप, ये है हमारा, यहाँ से जो शुरू होता है पूरा और यहाँ जो ख़त्म होता है, ये हमारी हो गई एलिमेंट्री कैनाल। क्या, ये देखो, ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ 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 पजल, डिंग 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 डिंग, ठीक है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या हो गए? एसोसिएटेड ग्लैंड, अरे ये क्या है, जैसे गैल ब्लैडर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ग्लैंड्स आपको भी देखने को मिलेंगे। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, एंड ये ग्लैंड, वो ग्लैंड, जैसे पैराटाइड ग्लैंड, ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड ही है, ठीक है। ऐसे ही ये सबमैक्सिलरी, लिंगुअल, ये भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, हाँ ऊपर आ गए। ऊपर मतलब पहले पेज पे आपके में, ये पहला पेज होगा, जो भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी हो। अब एलिमेंट्री कैनाल मतलब फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं कहानी। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग, मतलब बाहरी ओपनिंग, ठीक है। एंटीरियर पहली होगी, पोस्टीरियर बाद वाली हुई, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग क्या हुई? माउथ। सबसे पहली ओपनिंग क्या हो गई? माउथ। आप देखना चाहें अगर तो ये हो गई माउथ, ये एंटीरियर ओपनिंग है। ये क्या है? एंटीरियर है। यार क्या लिख रहा है ब्रो, एंटी लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारी एंटीरियर ओपनिंग है। और इसकी बात करेंगे, ये इतना सिस्टम, ये क्या है? पोस्टीरियर ओपनिंग है, ठीक है। यही चीज़ आपको वहाँ दिखेगी कि कौन एंटीरियर है। देखो एंटीरियर ओपनिंग क्या है? माउथ है, ठीक है। एंड पोस्टीरियर ओपन आउट पोस्टीरियरली, मतलब पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है? एनस है, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ के बाद यहाँ पे लिखते चलते हैं, माउथ जो है, माउथ के बाद क्या आता है? माउथ के बाद आता है आपका बक्कल का, अरे ब्रो, माउथ के बाद क्या आता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ओरल कैविटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी, ठीक है। सो वही लिखा है, माउथ जो है, माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। उसके बाद ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, ठीक है। ये जो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी है, इनके पास क्या होंगे? इनके पास दो चीज़ें होंगी। इनके पास दो चीज़ें होंगी, क्या? टीथ होगी एंड एक मस्कुलर टंग होगी। मस्कुलर टंग होगी। अब बोनी टंग तो है नहीं आपके पास, मस्कुलर ही है, तो मस्कुलर क्या लिखें? उसके बाद देखें, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये लाइन ही बहुत ज़्यादा लिखी रहती है इधर उधर। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अभी समझ जाएंगे क्यों, नीचे पढ़ें। सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन। समझ गए? ये लाइन कंप्लीट कर रही। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन। डेंटिशन, ये हमारे में दिखाया, हमारे में होता है, मतलब ह्यूमंस में, मैमल्स में होता है। Majority of mammals, include human beings, form two set of teeth during their life. कौन से से पहले हम थोड़ा ऊपर की चीज़ें समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है मैंने बताया नहीं है। Each tooth is embedded in a socket of jaw bone. ये देखें, टिचिक टिचिक टिचिक, यार टीथ कहाँ गया? दांत, हाँ ये देखें, ये सॉकेट हो गया। मान लो ये सॉकेट हो गया हमारी जॉ बोन का। इसमें ये दांत है, ये इसके अंदर लगा होता है, फिटेड होता है। इसी लाइन को हम वहाँ पढ़ रहे हैं, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। वही लाइन हम बार बार दोहरा रहे थे, ठीक है। उसी डेंटिशन को क्या बोलते हैं? थीकोडॉन डेंटिशन। अभी थोड़ी बातें हो सकता है डेंटिशन टर्म आपने अभी ना सुना हो, तो वो अभी सुन लेंगे, ठीक है।
उसी चीज़ को डेंटिशन बोल रहे हैं, मतलब उस फॉर्म को डेंटिशन बोल रहे हैं। बाकी अब ये जो लाइन है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म्स 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अब उसको हम अगर देखेंगे हमारी ज़िंदगी में पूरी मैमल्स जो होते हैं उनकी पूरी लाइफ में 2 तरीके के दांत आते हैं। एक दूध वाले दांत जो टूट जाते हैं, फिर एक परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले क्या है, टेम्परेरी टीथ, जिनको हम डिसीडियस टीथ भी बोलते हैं। ये पहले दांत हो गए, ठीक है, जो गिर जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं रिप्लेस हो जाएंगे। सेट ऑफ परमानेंट और हमारा एडल्ट टीथ, परमानेंट और एडल्ट टीथ, मतलब वो टूटे तो टूट ही गए। फिर आप जाएंगे किसके पास, डेंटल क्लिनिक, वहाँ लगवाएंगे नकली दांत, पत्थर वाले। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि जो मैमल्स होते हैं उनके 2 तरीके के 2 सेट ऑफ टीथ्स आते हैं पूरी ज़िंदगी में। एक टेम्परेरी मिल्क और डिसीडियस टीथ होते हैं। टेम्परेरी मिल्क हम ऐसे जनरल भाषा में बोलते हैं, और डिसीडियस टीथ जो कि रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ। उसके बाद यहाँ देखते हैं, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडॉन डेंटिशन। देखो डेंटिशन टर्म आ गया, सेम वही चीज़ बता रहे थे, वो थीकोडॉन डेंटिशन था, मतलब टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन इज थीकोडॉन डेंटिशन। वैसे ही यहाँ पे जो 2 सेट ऑफ टीथ पूरी ज़िंदगी में आते हैं मैमल्स की, उसे क्या बोलते हैं, डाइफायोडॉन डेंटिशन, ठीक है, ये भी मैमल्स में पाया जाता है। एंड एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ, ठीक है, एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है, मतलब बड़ा सा इंसान जो आदमी हो गया जो, ठीक है, उसके 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं जो कि कंप्लीट है, इसके ऊपर किसी के नहीं होते हैं। अगर कोई डिफेक्ट हो गया आपके पैदाइशी तो वो बात अलग है। विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, 32 दांत होते हैं एडल्ट में, जो कि 32 दांत होते हैं एडल्ट में जो कि 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉन डेंटिशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉन डेंटिशन, ठीक है, पता होना चाहिए। अब इसमें आप देखें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ये होते हैं आपके 4 तरीके के दांत। इंसीजर को हम आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन को सी से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर को पीएम से डिनोट करते हैं, एंड मोलर्स को एम से डिनोट करते हैं। मोलर्स हमारे पीछे वाले दांत होते हैं। अब देख लें यहाँ पे, ये देखें, ये है हमारा इंसीजर, देखें ये वाला है इंसीजर, ठीक है, ये है आपका कैनाइन, ये है प्रीमोलर, ये है मोलर, ठीक है। देखें इंसीजर ये वाला है, ठीक है, ये वाला है इंसीजर, ये आपका है कैनाइन, ये है आपका प्रीमोलर, इसके बाद वाले हैं आपके नीचे वाले मोलर, ठीक है, इसके बाद वाले हो गए मोलर, ये हो गया मोलर और ये हो गया मोलर, ये हो गया मोलर। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा आपको। दांत देख लीजिए या अपने जाके शीशे में देख लीजिए। चलो डाउन आते हैं थोड़ा, बाकी पढ़ते हैं। अरेंजमेंट लाल से करते हैं, लाल वाले पेन से करते हैं ब्रो। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन दी ऑर्डर ICPM. अभी बताते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज 2123/2123। देखो समझते हैं, ये है दांत, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से डंडी खींच देते हैं। अब देखो लिखो 2 1 2 3, मतलब 2 लिखा है। अब देखो, हाँ ये हो गया I, ये हो गया C, ये हो गया PM और ये हो गया M, ठीक है, ICPM, ठीक, 2 1 2 3। सो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हाफ में मैंने डिवाइड कर रखा है। अब ये देखिए, इंसीजर को मैंने ब्लू से दिखाया है, ये क्या हुआ, ये देखो इंसीजर 1 और 2 इंसीजर है, मैंने डिनोट कर दिया 2 इंसीजर है, ठीक है, 2 इंसीजर हो गए आपके। उसके बाद आपके कैनाइन देखते हैं, कैनाइन कितना है, कैनाइन आपका है 1, ठीक है, कैनाइन है 1। सेम यहाँ पे मैंने कर रखा है, कैनाइन आपका हो गया 1, इंसीजर हो गए थे 2।
प्री मोलर अगर आप देखेंगे, प्री मोलर ये ब्लैक से डिनोट करे हैं, प्री मोलर कितने हैं 2, ठीक है सही है, प्री मोलर हो गए 2। उसके बाद आपके डिनोट करे थे ये मोलर, सेम मोलर ये हो गए हमारे 3। और यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखा है, लैंग्वेज आप अब पढ़ के देखें, लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ in each half of the upper and lower jaw, each half of the upper and lower jaw in the order ICPMM, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये है आपका हाफ जॉ का फॉर्मूला है, अपर और लोअर का मिला के, किसका मिला के, अपर प्लस लोअर का मिला के ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसको हम ज़रा कैलकुलेट ही कर लेते हैं आपको क्लियर बताने के लिए। 2 कितना होता है, 4 होता है, 1 आपका 5 हो गया, और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सो आप देखेंगे 8 हाफ में है ऊपर वाले जॉ में, ये ऊपर वाला हो गया, प्लस आप लोअर जॉ का मिलाएंगे हाफ, ये हाफ ही है, ठीक है, हाफ मैंने लाइन खींच दी, टोटल कितना हो गया यहाँ 16 हो गया। अब इस हाफ में कितना होगा, मान लो ये मैंने लेफ़्ट का देखा, तो राइट वाले में कितना हो गया टोटल, राइट वाले में भी 16 होगा, तो 16 हिंदी में बोलें तो 16 32 हो गए, ठीक है। तो 32 हो गए, कंप्लीट दांत, बस यही बात ही थी हमारी, हो गया, क्लियर हो गया मामला। फिर आगे बढ़ते हैं। हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। अभी पढ़ा था मैकेनिकल मेथड, तो वो यही करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में कौन मदद करता है, आपका दांत मदद करता है, और उसके ऊपर हार्ड चीविंग सरफेस कौन सी होती है, इनेमल। अगर ये इनेमल ना हो तो आपका दांत बहुत जल्दी टूट जाएगा ब्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। टंग जो है इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। आपकी टंग जो होती है, आपकी जो टंग है वो किस चीज़ से अटैच होती है, वो अटैच होती है फ्लोर से बाय फ्रेनुलम, ठीक है। और फ्लोर किसकी, ओरल कैविटी की। आगे पढ़ते हैं, समझ आ गया होगा। ये जो टंग है आपकी जुबान, अच्छा कुछ बच्चे हिंदी के भी हो सकते हैं, ये क्या बना दिया, टंग, ठीक है, फर इसमें फर होंगे टंग में, ठीक है। टंग जो होगी आपकी वो आपकी अटैच होगी टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी और बकल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। The upper surface of the tongue has a small projection called papillae, important है papillae, some of which bear taste buds। आप देखेंगे तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपकी जुबान पे दिखाई देंगे, जाओ शीशे में देख के आओ, ठीक है, अभी पढ़ लो बाद में देखना, ठीक। उनमें कुछ जो होंगे वो टेस्ट बड्स बियर करेंगे, मतलब उनमें होंगे। The oral cavity leads into a short pharynx which serve as the common passage for the food and the air। देखो बच्चा, ये है आपका फैरिंग्स, कहाँ है, ये देखें यहाँ पे है फैरिंग्स, ठीक, ये फैरिंग्स हो गया। अब देखो ये आपका जा रहा है यहाँ पे ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया, रुको लिख ही देते हैं इसको, ब्लू कलर से लिखेंगे, ये आपका क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया आपका लंग्स में जाता है हवा लेके, ठीक है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। और ये आपका, ये जो है आपका, ये क्या है, ओइसोफेगस है, यहाँ से खाना जाता है। और इन दोनों को मिला कौन रहा है, मिला इन दोनों को रहा है आपका फैरिंग्स, ठीक है, फैरिंग्स मिला रहा है। सो क्लियर हो गई ये बात, कौन ये सारी मेल मिलाप करा रहा है, फैरिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। द ओइसोफेगस एंड द ट्रैकिया मतलब विंड पाइप लिखा हुआ है, ठीक, विंड पाइप ओपन इनटू द फैरिंग्स, बता दिया। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of the food into the glottis, opening of the windpipe। देखो पूरा सीक्वेंस लिख दिया है, windpipe during swallowing। अब समझो, cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of the food into the glottis। यहाँ पे नहीं है, ऊपर है, ऊपर ही चल लेते हैं,
ये क्या हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं। क्या देखना है ब्रो, जो भी दिखाएंगे देख लो। ये है आपका ओइसोफेगस, ठीक है। ये आपका है ट्रैकिया, ठीक। अब देखो, ट्रैकिया जो होता है इसके ऊपर होती है एक ओपनिंग। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को प्रिवेंट कौन करता है? इसको हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ये आपका मान लो ये ट्रैकिया का पाइप है, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी और इसके ऊपर एक आपका ढक्कन होगा। ओपनिंग हो गई ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, और ये ढक्कन हो गया एपीग्लॉटिस। क्या लिख रहा है? एपीग्लॉटिस। मतलब जब खाना आपका ट्रैवल करेगा यहाँ फेरिंग्स से, ठीक है, ओइसोफेगस में जाना है, तो ये जो ढक्कन होगा इसका वो क्लोज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। जब फूड जब हमारा ट्रैवल कर रहा होगा तब ये क्लोज हो जाएगा, ताकि आपके लंग्स में या ट्रैकिया में फूड ना जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। अगर नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो ब्रो। The oesophagus is a thin, long tube which extend posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag-like structure called the stomach. ठीक। अब यहाँ पे फेरिंग्स की बात कर चुका है, अब ओइसोफेगस पे आ गया है, ठीक है। वहीं हमें जाना है। हमें अभी रिस्पायरेशन की बात नहीं करनी है, अभी डाइजेशन की बात करनी है। तो खाना जहाँ से जा रहा है वहीं धीरे धीरे अब जाएंगे। ओइसोफेगस जो है वो क्या होता है? थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड करता है पोस्टियरली, पासिंग थ्रू नेक, नेक से पास करता है, आपके गर्दन से पास करता है, बिल्कुल। थोरैक्स से पास करता है। थोरैक्स ये क्या होता है? थोरैक्स ये वाला पोर्शन, ये जो आपका पोर्शन है ये है थोरैक्स, ठीक है। तो नेक से पास किया, थोरैक्स से पास किया, उसके बाद डायफ्राम से पास किया। डायफ्राम क्या होता है ये भी आपको बता दें, सॉरी, डायफ्राम आपका ये है, यहाँ पे आपका ये होता है डायफ्राम। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ठीक है। ये पूरा डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम से पास करेगा, चीरता हुआ निकलेगा, डायफ्राम से पास करेगा। उसके बाद आप देखें वो कहाँ जाएगा? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक में चला जाएगा। स्टमक, ये है आपका स्टमक जिसके अंदर गैस्ट्रिक ज्यूसेस होते हैं। ये है आपका स्टमक, यहाँ पे लिख रखा है स्टमक, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोओइसोफेगल। मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, पहले गैस्ट्रोओइसोफेगल बोलेंगे। ये है आपका स्फिंक्टर, यहाँ पे होगा इस वाले एरिया पे गैस्ट्रोओइसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। गैस्ट्रोओइसोफेगियल स्फिंक्टर होता है जो कि क्या करेगा? रेगुलेट करेगा ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक। द स्टमक लोकेटेड in the upper left portion of the abdominal cavity. अपर लेफ्ट पोर्शन, ये देखें आप, ये है अपर लेफ्ट पोर्शन। इधर हम देखेंगे ये है लेफ्ट और ये है हमारा राइट। अपने आप को मान के देखेंगे, अपने आप को मान के देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है पोर्शन, कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ओइसोफेगस ओपन। तो कार्डियक पोर्शन जो है इसमें ओइसोफेगस ओपन होता है। आप देखें यहाँ पे ये है ओइसोफेगस, यहाँ ओपन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कार्डियक पोर्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कार्डियक पोर्शन। और उसके बाद फंडिक पोर्शन क्या होता है? फंडिक रीजन एक हो गया, अभी इसके बारे में बताते हैं। पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक पोर्शन ये आखिरी वाला आपका हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ जा रहा है,
ठीक है, यार दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये है यार, इससे भी नहीं दिख रहा होगा, ब्लू देख लेते हैं यारा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। सो यहाँ पे आपका कहीं हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन कर रहा है। सो यहाँ पे कहीं आपका एक स्फिंक्टर लगा होगा, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, और ये हो गया आपका पाइलोरिक रीजन, ठीक, पाइलोरिक रीजन हो गया। उसके बाद आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बॉडी वाला पोर्शन इसमें नहीं दिया गया है क्या, एक बॉडी पोर्शन भी होता है, ये आपका कार्डियक हो गया, फंडिक हो गया, पाइलोरिक हो गया, एंड एक बॉडी वाला पोर्शन होता है, एक बॉडी पोर्शन भी होता है, ठीक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन is distinguishable into three regions: C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and a highly coiled ileum। ठीक है, तीन पोर्शंस होते हैं किसके, इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के। पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका पहला पोर्शन जो होगा ड्यूडेनम, वो सी शेप का होगा, सी शेप का होगा। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो होगा वो लॉन्ग क्वाइल्ड होगा, मिडिल में होगा, इसको क्या बोलेंगे, जेजिनम। और उसके बाद हाईली क्वाइल्ड कौन सा पोर्शन होगा, इलियम। ये चीज़ याद रखनी है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाईली क्वाइल्ड कौन सा है, सी शेप्ड कौन सा है, ये तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद The opening of stomach into duodenum is guarded by pyloric sphincter। वही जो अभी बताया, ये हमारा स्टमक हो गया, ये अरे यार इतना इतना उलझ दिया है मैंने, रुको इरेज करते हैं, हाँ ओके, ये आपका स्टमक अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है, स्टमक दिखा। अब ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ब्रो, ओके ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, स्टमक into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter। इलियम opens into the large intestine, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो इलियम हो गया आपका लास्ट पोर्शन काहे का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ओपन होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ द सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पोर्शन आ जाएंगे, सीकम आ जाएगा, कोलन आ जाएगा एंड रेक्टम आ जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पोर्शंस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। और आप अगर देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शंस हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन हो जाएगा सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट, सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, बहुत बार इसको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स में डाल दिया गया है। विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे जो होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। सिम्बायोटिक कैसे हो गया, सिम्बायोटिक जो एक साथ रहेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, उन्हें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कुछ दे रहे होंगे, बेनिफिट कुछ दे रहे होंगे, कुछ बेनिफिट तो दे रहे होंगे, कुछ बेनिफिट दे रहे होंगे, जैसे कि B12 दे रहे होंगे या ऐसा कुछ दे रहे होंगे। एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे क्या दे रहे हैं, ठीक है। कोई बेनिफिट ये हमें दे रहे हैं, ठीक है, और हम इनको इसके रिटर्न में क्या दे रहे हैं, इनको रहने की जगह दे रहे हैं। एक तो इनको बोल सकते हैं रूम दे रहे हैं, ठीक है, एक तो इनको रूम दे रहे हैं, उसके अलावा इनको क्या मिल रहा है, इसके अलावा इनको फूड मिल रहा है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, इनको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। इसी वजह से सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे हमारा फ़ायदा है, इनको हमसे फ़ायदा है, ठीक है। नेक्स्ट, narrow finger like tubular projection, the vermiform appendix which is vestigial organ arises from the cecum। अब देख लो हमारा सीकम कहाँ है, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम यही है और ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिखा, ये है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पे इरेज कर लेते हैं पहले, ये देखो ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यही अपेंडिसाइटिस हो जाता है इसमें जब स्वेलिंग आती है। ये क्या हो गया आपका, अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स है, यहाँ पे लिखा भी होगा अपेंडिसाइटिस के बारे में,
द सीकम ओपन इनटू द कोलन, सीकम कहाँ ओपन होगा? कोलम में। सीकम कोलन रेक्टम, कितने हो गए? 3 पार्ट। जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। अराइज कहाँ से होगा? सीकम से होगा। सीकम से होगा मतलब फर्स्ट पोर्शन से हो रहा है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से ये अराइज हो रहा है, ठीक है। और सीकम में और क्या है? और उसमें होस्ट कर रहा है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कैसे? देख लेते हैं। ये है हमारा असेंडिंग, असेंड कर रहा है, ये हो गया ट्रांसवर्स और ये हो गया डिसेंडिंग। 3 पार्ट हो गए। चलो आगे की सुनते हैं। द डिसेंडिंग पार्ट जो है ओपन इनटू रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। यहाँ पे देखें, ये डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। डिसेंडिंग कोलन है, ये हमारा एनस से ज्वाइन कर रहा है और फिर सब बाहर। उसके बाद अभी कितना बचा है एक बार क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक हम पूरा पोर्शन ख़त्म कर लेंगे, ठीक। चलो, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर्स, ठीक है। हम अगर ओइसोफेगस से देखेंगे रेक्टम तक तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कनाल में। पहली हो गई सिरोसा, दूसरी हो गई मस्कुलैरिस, तीसरी हो गई सब म्यूकोसा, चौथी हो गई म्यूकोसा। ये 4 लेयर हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब आप आउटर टू इनर याद कर रहे हैं या इनर टू आउटर, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। मैं हमेशा आउटर टू इनर सजेस्ट करूँगा, आप याद करें। क्यों? आप देख लें, ये दे रखा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। आउटर देखें, आउटर है सिरोसा, ठीक, फिर मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ये आउटर टू इनर आ रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ल्यूमेन तो बीच में है ही, ठीक है। ऐसे ही सारा याद कर लीजिए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो ये 4 लेयर्स हो गई, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सिरोसा, सिरोसा क्या है? सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होती है? इपीथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन जो खाली ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया स्टमक, स्टमक के अलावा इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेड अप ऑफ, सिरोसा मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ठीक है, विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलैरिस इज फाउंड बाय स्मूथ मसल, ये दूसरा है, दूसरा लेयर है। मस्कुलैरिस फाउंड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। देखो, आई फॉर इनर, और सर्कुलर के अंदर अगर सर्कुलर पढ़ेंगे तो सर्कुलर के अंदर भी आई आता है, सर्कुलर, ठीक है। और आउटर, ओ फॉर आउटर, और ओ फॉर आउटर, और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ो, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या आता है? ओ आता है। ऐसे याद कर लेंगे बिल्कुल। क्या क्या समझा? देखो, क्या समझे पता नहीं, क्या समझ गए देख लेते हैं। देखो, ये हो गया इनर, इनर में आई याद रखना है, ठीक है। सर्कुलर में आई याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे आउटर, आउटर देखिए, आउटर में ओ याद रखना है और लॉन्गिट्यूडनल में ओ याद रखना है, ठीक है। दूसरा वाला टर्म देख लेना है, सर्कुलर में दूसरा और लॉन्गिट्यूडनल में दूसरा, उसी के हिसाब से आगे कर लेना है ना, बेस्ट पॉइंट। चलो, एन ऑब्लिक मसल, ये एक्सेप्शन हो गया। एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, ठीक है। कुछ रीजन्स में ऑब्लिक मसल लेयर भी होता है, ठीक है, कुछ रीजन्स में ऑब्लिक मसल लेयर भी होता है, ठीक है। उसके बाद द सब म्यूकोशल लेयर इज फाउंड बाय लूज कनेक्टिव, अभी स्मूथ था अब लूज हो गया। चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यूज containing nerves, bloods and lymph। ब्लड्स बोल दिया गलती से, जज ना कर लेना मुझे, ठीक है। ब्लड एंड लिम्फ विशल्स, ठीक है। लिम्फ विशल पता है? नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, इसी में है। ये देखो, लिम्फ विशल अभी दिखा देंगे, अभी पढ़ लेते हैं पहले। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम में ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा कौन सी वाली है? ये है सब म्यूकोसा। और ड्यूडेनम में जाओगे तो ड्यूडेनम में पहली बात तो
तीनों लेयर हैं, ठीक है, तीनों लेयर होंगी। उसके बाद जो ग्लैंड्स होंगे, कौन से ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं, ड्यूडेनम में गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे आएंगे? बेवकूफ़ी वाली बात करते हो, हाँ बोल देते हो हमेशा, हाँ नहीं बोलना है, ठीक है। जो भी ग्लैंड्स होंगे ड्यूडेनम में वो आपके सब म्यूकोसा में होंगे, वो आगे पढ़ेंगे। तो ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, याद रखना है। ड्यूडेनम में पूछ सकता है सिरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, कहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं ड्यूडेनम के अंदर, तो आपको बताना है सब म्यूकोसा। Now, the innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. क्या कह रहा है? Innermost layer lining the lumen of alimentary canal is the mucosa. ठीक है, अंदर वाली mucosa हो गई। This layer forms irregular fold roozy in the stomach. ठीक है, जैसे हमारे ये विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही स्टमक में क्या होते हैं? रूजी होते हैं, रूजी इर्रेगुलर फोल्ड्स। मान के चलो ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक बड़ा गड़बड़ बनता है हमसे, वहीं चले लेते हैं, वहीं 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 जहाँ पे स्टमक है वहीं पे दिखा देते हैं, ये स्टमक है, ठीक। अरे यार ये तो पोर्शन दे रखा है, ये देखो, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, और यहाँ पे एक बॉडी पोर्शन भी होता है, ठीक, एक बॉडी पोर्शन भी होता है। ओके, ये ओशियोफेगस है, ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम है, और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जी से डिनोट कर सकते हैं इसको, मतलब मैं डिनोट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। इसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, ऐसी 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 ऐसी, इनको रूजी बोलते हैं। इनको क्या बोलोगे? इनको बोलोगे तुम रूजी, ठीक है। और इंटेस्टाइन में क्या होंगे? इंटेस्टाइन में होंगे विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे विलाई, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। नाउ द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पोकिक बोलने जा रहे हैं, इस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ध्यान से क्या लिखा है? सेल लाइनिंग दी विलाई produce numerous microscopic projection called microvilli giving a brush border appearance। ये देखो, ये है आपकी विलाई, विलाई हो गई, ये विलाई हो गई, ये विलाई हो गई, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे एक चीज़, ये आपकी जो है, ये जो ब्रश जैसा लगा है, जूते के ब्रश जैसा, ये माइक्रोविलाई है। ये क्या है आपकी? ये है आपकी माइक्रोविलाई, ठीक, माइक्रोविलाई हो गई। उसके बाद दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। ये जो मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई का, ये क्या करता है? सरफेस एरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है। विलाई भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही विलाई पे माइक्रोविलाई है वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज ही कर रहा है। विलाई जो होते हैं, विलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, या आप देखें, ये देखें, ये कैपिलरीज हैं, ठीक, कैपिलरीज हो गई, और लार्ज लिम्फ वेसल होता है। लार्ज लिम्फ वेसल, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अभी बताएंगे, लार्ज लिम्फ वेसल वो क्या होता है? वो लैक्टियल होता है। लार्ज, अरे यार ये क्या है, इग्नोर करो इसको, आइडिया कस्टमर केयर। लार्ज लिम्फ वेसल क्या है? लैक्टियल। लैक्टियल, ये पीला वाला देखो, पीला वाला पोर्शन, ये तो लाल कर दिया मैंने, पीला वाला पोर्शन देखें, यहाँ से शुरू है, यहाँ से, और ये यहाँ तक गया है, ठीक, ये लैक्टियल हो गया, लार्ज लिम्फ वेसल। नाउ ऐसे पार्ट्स, छोटी छोटी बातें बार बार पढ़ेंगे, पूरा याद हो जाएगा क्लियरली, लेकिन उसको रिवाइज जरूर करना है। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन, ठीक। म्यूकोशल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, म्यूकोजल एपिथेलियम, जो म्यूकोसा है, ठीक है, म्यूकोसा को हम म्यूकोसल एपिथेलियम बोल रहे हैं, म्यूकोसा लेयर को। वहाँ पे क्या होंगी? गॉबलेट सेल्स होंगी, जो कि क्या करेंगी? सिक्रीट करेंगी म्यूकस, जो कि हेल्प करेगा ल्यूब्रिकेशन में। ओके, एक कंडीशन हुई है, मेडिकल कंडीशन हमारे वहाँ, एक बेबी है, मान लो ऐसा गोल मटोल सा, ये हो है बेबी, ठीक। इसके यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस जगह पे वो एक्चुअली क्या है? ओशियोफेगस यहाँ से निकला हुआ, ओशियोफेगस में क्या है? छेद है, ठीक
ठीक है। अब उसमें 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 4, जैसे कि हमने पढ़ा सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, 4 लेयर्स हैं। अब वो वहाँ से जो पिट है अंदर तक, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है, वो ओपन है, वो जख्म क्लोज नहीं होता, ओपन है, ठीक है। वहाँ से एक ल्यूब्रिकेशन निकलता है। कैसा है वो ल्यूब्रिकेशन? वाइट कलर का है, ज़रा ध्यान से देखना कैसा है, वाइट कलर का ल्यूब्रिकेशन है। और उसको जब उंगली से जैसे ये है, उंगली से बढ़ाओगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत ही इलास्टिक चीज़ है। और वो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊँ वो एक्चुअली क्या है। ये जो म्यूकस मैंने अभी पढ़ा यहाँ पे, म्यूकस जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को आपके शरीर को जलने से बचाती है, जो अंदर निकल रहे हैं, वो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ है म्यूकस, ठीक है। ओसोफेगस में भी म्यूकस होता है। तो वो जब मुझे दिखाया गया तो मैं समझ गया कि ये म्यूकस है। मतलब वो पिट कहाँ तक गया है, वो उनकी सीधे सिरोसा तक गया हुआ है, सीधे सिरोसा तक गया हुआ है ये पिट। ये मेडिकल कंडीशन बाय बर्थ थी, अभी भी है, सही होगी, इलाज चल रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं। आप समझ गए म्यूकस एक्चुअली क्या होता है, ठीक। म्यूकस के बारे में अभी ये देखो, जो लाइन अभी बोली है वो भी आ गई म्यूकस के बारे में। म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक। म्यूकोसा जो होता है ग्लैंड फॉर्म करता है स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड क्रिप्ट इन द बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन, ठीक। क्रिप्ट ऑफ लिवर को हम बोलेंगे, दिखाएं क्रिप्ट, ये देखो, ये है आपकी क्रिप्ट, फोकस हो जा, हाँ, ये है आपका क्रिप्ट। क्रिप्ट कहाँ है? ये है आपकी विलाई, ये है विलाई। अब इसके दोनों के ज्वाइनिंग के बीच में ये पोर्शन जो है, इसे ही क्रिप्ट बोलते हैं। एक तो क्रिप्ट हो गया, क्या बोल रहा है, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा होगा वो ग्लैंड फॉर्म करेगा। ग्लैंड्स कौन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऑब्वियस बात है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और क्रिप्ट इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई, कौन फॉर्म करेगा? म्यूकोसा फॉर्म करेगा। उसे बोलेंगे क्या इंटेस्टाइन में मेनली, उसे बोलेंगे क्या? क्रिप्ट ऑफ लिवर को हम बोलेंगे, ठीक है। ऑल दी 4 layers show modification in different part of the alimentary canal, modification शो करेंगे different part of the alimentary canal में, ठीक है। अब बाकी का आगे पढ़ेंगे, जो भी म्यूकस हम बता रहे थे कि वो एसिड को न्यूट्रल करता है, वो सब अभी बाद में आएगा। सो यहाँ तक आज रखते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। दैट्स ऑल गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। आगे का पोर्शन आगे पढ़ेंगे।